नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, पिछले 4 दिन से यानी 6 तारीख से लेकर आज 10 तारीख आ गई, 4-5 दिन तो मैं कुछ कर नहीं पाया। इसका कारण आपको मालूम है, मैंने बोल दिया था कि मैं जयपुर डायलॉग्स का जो वार्षिक सम्मेलन होता है उसमें जा रहा हूँ और उसमें बिजी रहा। आप में से बहुत सारे लोग जो वहां पधारे थे उनसे बात भी हो गई, लेकिन कोई वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि लोग इतने मिल रहे थे। उनसे बातें करते करते मेरा गला भी थोड़ा खराब हो जाता था, क्योंकि बहुत सालों से सिगरेट पिए तो वोकल कॉर्ड जो होता है वो थोड़ा खराब हुआ है। डॉक्टर बार बार बोलते हैं कम से कम बोला करो। तो ठीक है, अभी जो नहीं हो पाता तो नहीं, फिजिकल मर्यादा होती है तो स्वीकार कर जीना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों ने वहां मिलकर भी एक बात रिपीटेड कहते थे कि भाई तबीयत संभालो। तो अगर लोगों को चिंता है तो हमको भी होनी चाहिए, और इसलिए जितने कष्ट कम हो वो करता रहता हूं। तो आज मैं आपसे फिर से मिलना शुरू कर रहा हूं, और उसका कारण साफ है। आप तो जानते हैं कि कभी भी जो तबीयत होती है वो संभाल कर जाना पड़ता है। और आज कल यानी जयपुर से लेकर मुंबई पहुंच गया, दिल्ली पहुंच गया कार से। हमको 6-7 घंटे लगे, लेकिन हम दिल्ली पहुंच रहे थे बिल्कुल उसी समय कुछ बड़ा कांड हो रहा था। और लाल किले के पास जो चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन है, उस मेट्रो स्टेशन में बड़ा धमाका हो गया। जो कुछ हो गया है उसकी खबरें तो आपने सुनी होगी, क्योंकि 12-16 घंटे हो चुके हैं। मैं घर पहुंचा, मेरे साथ ओमकार चौधरी थे, धीरेन्द्र पंडित थे। वो मुझे छोड़कर आगे गाजियाबाद निकल गए। तो जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। मैं भी खबरें देख रहा था, और मेरी पुरानी याद, जो खबर मैंने सुनी, समझने की कोशिश की, उसके बाद दिमाग में अगर पहली बात कोई आई होगी तो वो मानो 33-32 साल पुरानी बात याद आ गई, जब मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे 1993। मार्च या अप्रैल महीना था, अभी पक्का याद नहीं आ रहा है, लेकिन लगातार 11 बम बम स्फोट हुए थे, एक के बाद एक। और इसमें एक जो बॉम्ब ब्लास्ट था उसका मानो मैं चश्मदीद था। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वो बॉम्ब फटा, और जो ऊपर की तरफ मलबा उठा था वो मैंने अपनी आंखों से देखा था। और शायद 5 मिनट देर में होता तो मैं शायद जहां बॉम्ब स्फोट हुआ था उसके बिल्कुल नजदीक कुछ 10-15 कदमों पर होता। ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट था। लेकिन उसकी याद आने के कारण ये है कि मैंने कहा कि 11 बॉम्ब स्फोट हुए थे। कोई ओवेरा शेरेटन में हुआ था, अलग अलग जगह हुए थे। वर्ली में हुआ था, शिवसेना भवन के पास हुआ था। और जो मैंने देखा वो शिवसेना भवन से नजदीक था, दादर में ही था, दादर वेस्ट में था। और शिवसेना भवन का जो बॉम्ब ब्लास्ट था वो हो चुका था, और उसके बाद जो मैंने देखा वो हुआ था। तो मैं एक्चुअली दादर वेस्ट दादर ईस्ट में था, और जो धमाके सुनने को मिले थे, लेकिन उसकी खबरें ढंग से नहीं मिल रही थी। इसका कारण उस वक्त आज के जैसे टेलीविजन न्यूज जर्नलिज्म का जमाना नहीं था। 93 में इतने यानी प्राइवेट टेलीविजन चैनल नहीं थे, बहुत सारे चैनल नहीं थे। और दूरदर्शन में भी शाम के समय 7 बजे, 9 बजे, 10 बजे ऐसे खबरें होती थी। और रेडियो पर भी इतनी खबरें नहीं होती थी। इसलिए जो इवनिंग पेपर थे उस पर लोगों को निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन जब धमाके शुरू हो गए उसके पहले ही बहुत सारे इवनिंग पेपर, जो शाम के पेपर निकलते थे, वो निकल गए थे। और इसलिए किसी के पास कोई खबर नहीं थी। बस शायद फोन पर एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते थे, लेकिन फोन भी मोबाइल फोन नहीं था। तो लैंडलाइन घुमा के एक दूसरे को खबरें दी जा रही थी।
और जो धमाके सुने थे उसका मुझे ऐसा शक था कि भाई कहीं नजदीक कुछ हुआ है। तो मैं दादर ईस्ट से लेकर तिलक ब्रिज क्रॉस करके वेस्ट की तरफ आ रहा था। और वेस्ट की तरफ जो तिलक ब्रिज है, दादर का बहुत बड़ा पुराना रेलवे ब्रिज है, वो जहां खत्म होता है बिल्कुल वही प्लाजा सिनेमा था। और जो ब्लास्ट होते हुए मैंने देखा, जो मलबा हवा में उड़ते हुए, वो प्लाजा सिनेमा का ही था। मुझे पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन वहां कुछ हुआ ये समझ में आया। वही बात मुझे आज इसलिए याद आ रही है क्योंकि जो कुछ हुआ था, उसके जो आरोपी थे, दो संदिग्ध थे, वो शायद मेरे पास से निकल गए होंगे, इतना मैं नजदीक था। और इसलिए आगे चलकर उसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई, केस चल गई। और उसके बाद जब ये हो रहा था, तो उस केस के जो आरोपी एक कोई वकील थे, वो मेरे अच्छे मित्र थे। तो उन्होंने जो अंदर की बात उस वक्त मुझे बताई, उसके बाद यानी जब सुनवाई हो रही थी, उस वक्त अंदर की बात प्लाजा सिनेमा की बताते हुए उस वकील साहब ने मुझे बताया, शायद आप तिलक ब्रिज के वेस्ट से ईस्ट से वेस्ट आ रहे थे, उसी वक्त वो जो आरोपी थे जिन्होंने वो कार का बॉम्ब प्लाजा सिनेमा के पार्किंग लॉट में रखा था, वो उसी वक्त वेस्ट से ईस्ट दादर जा रहे थे, भाग कर जा रहे थे। और शायद वो आपके सामने से निकल गए होंगे, हो सकता है। मुझे भी पता नहीं, मुझे उनके चेहरे मालूम ना थे, ना उनको मालूम था ये कोई पत्रकार वहां से गुजर रहा है। तो वो जो जिस ढंग से वो बॉम्ब फटा था प्लाजा सिनेमा का, मुझे चांदनी चौक में जो घटना हुई है, वो घटना सुनकर मुझे प्लाजा का वो ब्लास्ट याद आ गया। इसका कारण ये है कि बिल्कुल मोडस ऑपरेंडी मुझे वैसी ही लगती है। जो दो आरोपी बाद में पकड़े गए, उन्होंने सुनवाई के दरमियान उनसे जो वकील की बात होती थी, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हुए वकील थे, उन्होंने मुझे वो जो कुछ था आरोपियों ने उनको बताया था, संदिग्धों ने वो बात कही। एक्चुअली उन लोगों को ये बॉम्ब गेटवे ऑफ इंडिया के पास लगाना था। ये जो दो आरोपी पकड़े गए थे, वो एकदम गरीब थे। उनके जेब में उतना भी पैसा नहीं था कि भाई वड़ा पाव वगैरह खाकर, पकोड़े खाकर जिए। लेकिन वो लोग वहां बैठकर, यानी गेटवे ऑफ इंडिया के पास जो ताज कैफेटेरिया है, ऐसे महंगे होटल में बैठकर ये दोनों रेकी कर रहे थे। वहां के गेटवे गेटवे ऑफ इंडिया के सामने जो शिवाजी महाराज की एक मूर्ति है, उसको ये रेकी करते थे। उनको एक्चुअली जो प्लाजा में बॉम्ब फटा, वो उनको गेटवे ऑफ इंडिया के पास जो शिवाजी की मूर्ति है, वहां वो बॉम्ब लगाना था। लेकिन वो 2-3 दिन रेकी करते रहे, और उनके ध्यान में, निरीक्षण में ये बात आ गई, ऑब्जर्वेशन में, कि यहाँ तो कार रख नहीं सकते, बॉम्ब से भरी हुई कार यहाँ नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि महाराज की जो मूर्ति है, शिवाजी महाराज की, गेटवे के पास, उसके इर्द गिर्द जो पुलिस हमेशा तैनात रहती है, वो पुलिस किसी भी टैक्सी को भी खड़ा नहीं होने देती थी। तो उन्होंने तय किया कि भाई यहाँ तो बॉम्ब से भरी हुई, विस्फोटकों से भरी हुई गाड़ी नहीं रख सकते। तो उन लोगों ने तय तय किया कि ठीक है, यहाँ नहीं तो शिवाजी पार्क में जो शिवाजी की बड़ी मूर्ति है ऊंचाई पर रखी हुई, उसके पास बॉम्ब से भरी हुई विस्फोटक की कार रखेंगे, और वो पुतला मूर्ति है वो उड़ा देंगे। लेकिन जब वहां रेकी की, तो वहां भी कुछ नहीं हुआ। वहां भी पुलिस इतनी तैनात होती थी कि वो बिजी, मेयर बंगला भी उधर है, तो वहां से आने जाने वाली गाड़ियां जो होती है, उस पर पुलिस का ध्यान रहता है। तो पुलिस किसी को स्कूटर तक नहीं रोकने देती। तो यहाँ विस्फोटकों से भरी हुई कार रखेंगे और रिमोट से उड़ाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये जब उनके समझ में आया, तो बोले कौन सी ऐसी शिवाजी की मूर्ति है जो उड़ा सकते हैं? तो जो मैंने कहा आपको कि प्लाजा सिनेमा है, वो प्लाजा सिनेमा के सामने एक थिएटर है, ड्रामा थिएटर है, जिसको शिवाजी मंदिर बोलते हैं। तो शिवाजी मंदिर का जो थिएटर है, उसका गेट जो है, उस पर एक शिवाजी की मूर्ति है। तो वो
उस शिवाजी मूर्ति को डैमेज करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने तय किया कि भाई विस्फोटकों से भरी हुई गाड़ी जो हम लेकर आएंगे वो उस थिएटर के गेट के पास रोककर छोड़ कर निकल जाएंगे। लेकिन वहां ऐसा हुआ कि वहां रुकने की जगह नहीं है, तो उसी बिल्डिंग से सटा हुआ जो अंदर पार्किंग करने के लिए एक जगह है, अंदर जाने की छोटी सी गली है, उसके शुरू जगह अंदर घुसने की जगह है, वहां गाड़ी छोड़कर जाएंगे। और उन्होंने भी ट्राई भी किया और तय किया था बस यही करेंगे। और जिस दिन उनको ये बॉम्ब ब्लास्ट करना था वो कार लेकर आए जो विस्फोटकों से भरी थी, लेकिन उन्होंने जहां रखनी चाहिए थी वहां मेरा मुझे बैंक का नाम ये नहीं याद आ रहा है, वहां बैंक थी। और बैंक का बाहर जो वॉचमैन बैठा था उन्होंने उसको उनको गाड़ी रोकने नहीं दी। गाड़ी अंदर लेके जाओ या बाहर लेके जाओ, जहां गली का मुंह है वहां गाड़ी नहीं रखने देंगे। तो अब बात ये हुई थी कि इनका बॉम्ब जो गाड़ी में था वो टिक टिक कर रहा था, यानी किस समय पर ब्लास्ट होगा वो उनको मालूम था। तो अब करेंगे क्या, गाड़ी अंदर भी लेके जाएंगे तो बाहर निकलने की मुश्किल थी। तो इन्होंने तय किया कि ठीक है भैया अभी क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी इस गाड़ी से हमको निकलना चाहिए। और इसलिए शिवाजी मंदिर के सामने के फुटपाथ पर जो प्लाजा थिएटर है, सिनेमा का थिएटर है, वहां ये घुस गए। दो लोग थे, उसमें से एक गाड़ी से उतर गया और टिकट खरीदने गया, और दूसरे ने प्लाजा के अंडरग्राउंड जो पार्किंग है वहां जाकर वो गाड़ी छोड़ दी और निकलकर वापस आया। तब तक इसने दो टिकट निकाले थे। लेकिन थिएटर के अंदर जाने के बजाय ये लोग बाहर जाने लगे। तो थिएटर का जो डोर कीपर था उसने कहा अरे पिक्चर तो शुरू हो गई, कहाँ जा रहे हो। तो इन्होंने बहाना बनाया कि नहीं हम थोड़ी चाय पीकर आते, सिगरेट पीकर आते और बैठेंगे, थोड़ा आरंभ का पिक्चर निकल जाए तो कोई बात नहीं। ऐसे कहकर वो निकल गए। और वो तिलक ब्रिज पर पहुंचे भी नहीं थे उस वक्त वो ब्लास्ट हो गया। उसी वक्त मैं दादर ईस्ट से दादर वेस्ट में इसी ब्रिज से आ रहा था। लेकिन मोडस ऑपरेंडी देखो, जो मोडस ऑपरेंडी है वो बिल्कुल सीधी साधी है कि बॉम्ब फटने का टाइम तय है, और इसलिए जो अंदर बैठे वो डर जाते हैं। उनको तो शिवाजी मंदिर थिएटर के पास बॉम्ब रखना था, लेकिन वो लेकर आए कहा, प्लाजा थिएटर के पार्किंग में, क्योंकि बॉम्ब फटने का टाइम उनको मालूम था और कहीं ना कहीं तो कार छोड़नी थी। लेकिन अगर वहां नहीं छोड़ पाए तो प्लाजा के पार्किंग लॉट में छोड़ गए और भाग गए। मुझे लगता है कि जो चांदनी चौक के पास बॉम्ब फटा है उसकी स्टोरी मैंने सुनी, वो ऐसी है कि 3 घंटे की आसपास 3 घंटे तक वो गाड़ी वहां पार्क हुई थी, ना कहीं गई थी ना कोई आई थी। हाँ, जब ट्रैफिक बढ़ने लगा, भीड़ बढ़ने लगी, तो वो गाड़ी पार्किंग लॉट से निकाली गई और निकलकर कहीं जा रही थी और बिल्कुल स्लोली ट्रैफिक में चल रही थी। सिग्नल रेड हो गया, इसलिए उस गाड़ी को रोकना पड़ा या रुकना पड़ा, और अचानक से वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। इसका मतलब बात जो प्लाजा थिएटर की थी, मुझे लगता है वही बात बिल्कुल यहाँ थी कि बम फटने का टाइम तय था, लेकिन टाइमिंग में गलती हो गई और गाड़ी में जो बैठे थे वो भी मर गए। शायद वो फिदायीन हो सकते या फिदायीन ना हो सकते, लेकिन बम फटने की जो मोडस ऑपरेंडी है, बम छोड़ने की जो मोडस ऑपरेंडी है, वो मुझे बिल्कुल प्लाजा का जो मेरा अनुभव था 32 साल पहले का, उसकी याद उसने दिलाई कि वो बॉम्ब छोड़कर भाग गए थे, ये भाग नहीं पाए। लेकिन शायद इनको भी मालूम था जो कल चांदनी चौक में हुआ है, उस कार चलाने वाले या कार में बैठने वाले थे, उनको भी पता था कि ये बॉम्ब फटने का टाइम क्या है। उनका अगर प्लान बिगड़ा है तो शायद सिग्नल के कारण बिगड़ा है। ट्रैफिक से अगर निकल जाते तो कुछ जगह उन्होंने तय की होगी, कोई मंदिर वगैरह होगा या कोई और जगह होगी जहां उनको कार छोड़नी होगी, लेकिन वो छोड़ नहीं पाए क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल ने उनका पूरा
जो प्लान था वो बर्बाद कर दिया। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, अभी बहुत सारा कुछ निकल आएगा कि, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बहुत दूर तक ये बात जाएगी। ये जो पिछले अगर 10 साल में ऐसा कोई बड़ा विस्फोट वगैरह कहीं नहीं हुआ है, कोई जिहादी हमला अगर पिछले 10 साल में कहीं कुछ नहीं हुआ है और अचानक से हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के बाद हुआ है, तो एक तरीके से पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकी फैक्ट्री चलाते हैं उनसे ही इसका कोई संबंध जोड़ा जा रहा है। कुछ सबूत भी मिले, वो तो आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की सत्ता ने, आर्मी ने ये किया है, ऐसा मुझे नहीं लगता। वो तो बहुत डरे हैं, क्योंकि ये ब्लास्ट के बाद जो खबरें पाकिस्तान से आई है, पाकिस्तान के मीडिया के बहुत सारे वीडियो मैंने देखे, तो मुझे नहीं लगता आज की तारीख में कि इसके पीछे पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स वगैरह है। लेकिन एक बात पक्की है कि अगर इनके रिश्ते पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी फैक्ट्री से, लश्कर ए तोयबा से है, या जैश मोहम्मद से है, या जो अलग अलग तंजीमें है, उनमें से किसी से भी इस ब्लास्ट का अगर सीधा रिश्ता है, तो ये अपने तरीके से जा रहे हैं। शायद पाकिस्तान को अभी समझ में आएगा कि उन्होंने पिछले 30-40 साल से कौन सी गलती की है। जो आतंकियों की फैक्ट्री आपने पैदा की है, ये तो वही की पैदाइश है। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि जो कठपुतली आपने खड़ी की है वो आपकी सुनती नहीं, अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। तो शायद ये बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो मुझे लगता है कि अपने आप एक्टिवेट हुई होगी, क्योंकि आपको मालूम है 2-4 दिन पहले ही जो बहुत सारे जगह, गुजरात हो, फरीदाबाद हो, कहीं कहीं छापेमारी हुई है, उसमें बहुत सारा बहुत सारा सामान मिल गया है। AK-47 हो या 2,900 किलोग्राम नाइट्रोजन वगैरह, कुछ नाइट्रेट वगैरह, अमोनियम नाइट्रेट मिला है, विस्फोटक सामान मिला है। कुछ लोग संदिग्ध लोग हाथ में मिले हैं, उनकी इंक्वायरी चल रही थी और अचानक ये बॉम्ब स्फोट हो गया। तो उसका मतलब कैसे निकाले? इन्वेस्टिगेशन को बहुत टाइम लगेगा, इतनी छोटी बात नहीं है। और कानून किसी को सिर्फ संदिग्धता के तौर पर पकड़ता नहीं या सजा देता नहीं। तो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत लंबी चलेगी। लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, बाकी लोगों की बात छोड़ो, हर एक को अपनी सिक्योरिटी के बारे में एक बात सोचना जरूरी है। क्या जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्या हमारा कानून, हमारी जुडिशियरी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? अब जिनको पकड़ा जाएगा उनके लिए बड़े बड़े नामचीन वकील आकर खड़े हो जाएंगे, उनको बचाने की कोशिश करेंगे, ह्यूमन राइट्स का हवाला दिया जाएगा। ये सब हम चुपचाप देखते रहे, और हम भी ह्यूमन राइट्स के बारे में इतनी चिंता करते हैं कि जो जिंदा है उनके बारे में, या जिंदा होकर भी मरे हुए मन से जीते हैं उनके बारे में सोचते नहीं। वो सोचना जरूरी है। गवर्नमेंट एजेंसी हो, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो, जांच संस्था हो, वो अपने तरीके से काम करेंगे, लेकिन उनके हाथ मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है। देखो, एक बात होती है कि किसी के हाथ में तलवार हो, किसी के हाथ में पिस्तौल हो, तो हम सोचते ये इस्तेमाल क्यों नहीं करता। तो उसके पास पिस्तौल होगा, हथियार होगा, लेकिन उसका दिमाग अगर कानून से डरा हुआ है तो वो हथियार इस्तेमाल करने में डरता है। उसकी ताकत जनता की सपोर्ट में होती है। तो ऐसी जांच एजेंसियां इनकाउंटर करती है या कोई करती है, अपनी जान जोखिम में डालकर कार्रवाई करती है, तो जनता ने उसके पीछे ताकत से खड़ा होना चाहिए। और ताकत से खड़ा होने का मतलब क्या है? जाकर उधर परेड करो, इसकी बात नहीं है। जो हमारी जांच एजेंसियां है, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां है, वो जो भी कार्रवाई करती है उन पर हमें भरोसा रखना चाहिए। और उनके खिलाफ बोलने वाला जो जो कोई होगा उसके खिलाफ
हमको प्रदर्शन करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। जो ह्यूमन राइट्स के नाम पर आतंकवादियों को सपोर्ट करना चाहते, उनको बचाना चाहते, उनको डिमोरलाइज करने का अधिकार आम जनता को जरूर है। तो जो कोई पकड़े जाएंगे, उनके बचाव में खड़े होने वाले वकील होंगे, उनके बचाव में पॉलिटिक्स करने वाले लोग होंगे। क्या हम उनके दरवाजे पर, उनके घर पर जाकर निदर्शन करेंगे? बस इतना करो तो आपकी जो जांच एजेंसियां है, सिक्योरिटी एजेंसियां है, वो अच्छे तरीके से काम करेगी। और उनका अच्छे तरीके से काम करना मतलब ही हमारी सिक्योरिटी है। मैं मानता हूं कि चांदनी चौक की घटना से हमें अलर्ट होना चाहिए, सावध होना चाहिए, और हमारी जो जांच एजेंसियां हैं उनकी ताकत बढ़ाने में हमारा बड़ा सहयोग होना चाहिए। जो रोज रोज हाइड्रोजन बम बोल रहे थे, उनको हाइड्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होता है पता नहीं, बातें हाइड्रोजन बम की करते बैठे। और जो चांदनी चौक में फटा है वो अमोनियम नाइट्रेट यानी नाइट्रोजन का बम था। तो जो हाइड्रोजन बम बकते हैं, बकवास करते हैं, उनको रोकना तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी है। क्या हम वो जिम्मेदारी उठाएंगे? नमस्कार।